growth regulators. Okay, so there are two types of plant growth regulators. One is, we can say, promoters, plant growth promoters. That means those chemicals, or we can say plant hormones, that are increasing the growth of the plant. So they are plant growth promoters. So in this category, we study three hormones, that is auxins, cytokinins, and gibberellic acids. So these three belong to the plant growth promoters, whereas there are two hormones which are plant growth inhibitors. So what are those two? Abscisic acid and ethylene gas. Ethylene gas is the plant growth inhibitor, as well as the abscisic acid is the stress hormone, plant stress hormone it is called as. So I'm going to share some document with you which will describe about these plant growth promoters and plant growth inhibitors. So this is the growth. What is growth? It is the irreversible change in the mass and the number of the cells. What is development? Development is when growth is accompanied by differentiation. So this chapter, growth and development of the plant, in that you should have a basic idea what we are saying as growth. तो पौधा जब बड़ा होता है, उसके अंदर से एक सीड जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है, उसमें से उसके पत्ते और जड़ें बढ़ती हैं, तो हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन हुआ है। उसकी ग्रोथ होती है, उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसमें नए नए पत्ते आते हैं, पत्तों का एरिया बढ़ता है, तो ग्रोथ हो रही है प्लांट में। बट उसके साथ साथ जब उसके साथ साथ डिफ्रेंसिएशन भी हो रहा है, मतलब टिश्यूज, अलग अलग तरह के टिश्यूज प्लांट के अंदर जनरेट हो रहे हैं, जो एपिडर्मिस टिश्यू, कॉर्टेक्स रीजन, वेस्कुलर टिश्यूज। जो एनाटॉमी हमने पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है डिफरेंट तरह के टिश्यूज हैं, तो वो डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। मतलब जो सेल्स हैं वो पर्टिकुलर तरीके के फंक्शंस कर रहे हैं, पर्टिकुलर तरीके के वो टाइप के सेल्स बन गए हैं। नाउ ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग हो गया। देन आपका जो टॉपिक है, सीबीएसई ने क्योंकि सिलेबस रिड्यूस किया है, तो हम डायरेक्टली आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के टॉपिक पे आ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें यही टॉपिक समझना है, बाकी टॉपिक इस चैप्टर से डिडक्ट हो चुके हैं। तो वी विल अंडरस्टैंड द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉपिक। ओके, are you able to see this screen of plant growth regulator? So plant growth regulator phytohormones are chemical substances that influences the growth and differentiation of the plant cells, tissues and organ. तो ये एक ऐसे प्लांट हॉर्मोन्स हैं, यानी फाइटो हॉर्मोन्स हैं, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट खुद ही जनरेट करता है, और उनके इफेक्ट के, अंडर द इफेक्ट ऑफ दोज हॉर्मोन्स प्लांट ग्रो करता है, और प्लांट में तरह तरह के टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं।
यानी उसकी डेवलपमेंट भी होती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर्स फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एक इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन के लिए, आपस में जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं प्लांट के, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो वो किसके थ्रू करते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू करते हैं। दे वर्क टुगेदर कोऑर्डिनेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल, और हर हार्मोन एक दूसरे से एक डायलॉग में रहता है, मतलब हर हार्मोन एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता है, जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन रखते हैं, अपने अंदर तालमेल रखते हैं, और तब कुछ ना कुछ विकास होता है, डेवलपमेंट होता है सेल्स का। अपनी कोई भी एक हार्मोन इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नहीं हो सकता कि वो दूसरे हार्मोन को क्या करे, सप्रेस करे, तो उनको आपस में एक कोऑर्डिनेशन रखना होता है। देन फाइटो हॉर्मोन्स का यहाँ फ्लो चार्ट दे रखा है कि 2 तरीके के हॉर्मोन्स हो गए, ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनिबिटर्स। तो ऑक्सिन्स, जिब्रेलिक एसिड, so are you able to see this PowerPoint? So these are growth promoters and growth regulators. Now, discovery of auxins. So auxins were discovered by Charles Darwin and Francis Darwin. चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने ऑक्सिन को सबसे पहले डिस्कवर किया। एफ.डब्ल्यू. वेंट जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऑक्सिन को कोलियोप्टाइल और ओट सीडलिंग के टिप्स से आइसोलेट किया, मतलब उनके स्टेम टिप से आइसोलेट किया। एंड वेंट डेवलप्ड एवेना कर्वेचर टेस्ट फॉर बायोएसे ऑफ ऑक्सिन। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने एवेना कर्वेचर टेस्ट भी डिस्क्राइब किया, जिससे ऑक्सिन का बायोएसे करवाया गया। ऑक्सिन का केमिकल नेम या केमिकल फॉर्मूला इंडोल एसिटिक एसिड IAA है। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन हैं, ये पॉइंट्स जो बुलेट में यहाँ दिए हुए हैं, ये सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं ऑक्सिन के। एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब सिर्फ जो एपिकल बड होती है उसको प्रमोट करते जाना, मतलब पौधा लंबाई पकड़ता है और उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टेम टिप। स्टेम टिप में ज़्यादा ऑक्सिन बन रहा है और वो उसको लॉन्ग करता है, सेल्स की लेंथ बढ़ाता है, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है। तो ये फिनोमिना एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। तो ऐसे पौधे जो आप देखते हो जो कि जो हाइट में बड़े होते रहते हैं, बट उनकी जो डायमीटर होती है वो कम होती है और सिर्फ लंबे 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 लंबाई लेते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को या उस फिनोमेना को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, और ये ऑक्सिन की वजह से होता है। पर अगर हम ट्रिमिंग कर देंगे ऐसे प्लांट्स की, अगर हम ट्रिमिंग कर दें तो क्या होगा? अगर हम ऊपर से, आपने देखा होगा गार्डनर क्या करते हैं, टिप्स को कट करते रहते हैं, तो वो ऑक्सिन क्या होता है, नीचे मतलब टिप कट हो गई, हाइट कम हो गई, तो अब ऑक्सिन नीचे के डायरेक्शन में बनेगा, नीचे डिफ्यूज होगा, तो अब उसकी बुशी हैबिट्स, अब वो मतलब उसकी डायमीटर अब प्लांट की बढ़ने लगेगी और एक्सिलरी बड्स में भी, साइड बड्स में भी ऑक्सिन आने लगेगा और वहां पे अब ब्रांचेस होने लगेगी। तो हमने एपिकल डोमिनेंस को रिमूव किया, एक तरह से ऑक्सिन को हमने हटाया, फिर हमने टिप्स को रिमूव किया। देन इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। स्टेम कटिंग में ऑक्सिन को बढ़ाने से रूटिंग देखने को मिलती है कि वो रूटिंग को प्रमोट करता है। एक फिनोमिना होता है, 10th में हमने इंट्रोड्यूस किया था, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में अगर हम मान लो स्टेम के टुकड़े से नया प्लांट बना रहे हैं, तो
हम अगर उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन दें उसके मीडिया में, उस प्लांट के को कल्चर करते वक्त अगर हम ऑक्सीजन उसमें डालें मीडिया में, तो हम देखेंगे कि स्टेम कटिंग में जिसमें बिल्कुल भी जड़ नहीं थी उसमें जड़ आनी शुरू हो जाएंगी। तो ऑक्सीजन का ये इफेक्ट है कि वो स्टेम कटिंग्स में रूटिंग करवाता है। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल्स में फ्लावर्स ग्रो कराने में, प्रमोट करने में ऑक्सीजन हेल्प करता है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप्स एट अर्ली स्टेजेस, जल्दी जो फल आधे कच्चे में ही कमजोर होकर टूट जाते हैं वो भी उनको बंधे हुए रखता है, उनको जोड़े हुए रखता है। अर्ली स्टॉप, अर्ली फल गिरने को, कच्चे फल को नीचे पेड़ से अलग होके गिरने को रोकता है। मतलब गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो एब्सिशन को ये प्रिवेंट कर, लीफ ड्रॉप्स को ये प्रिवेंट करता है, फ्रूट ड्रॉप्स को, लीफ ड्रॉप्स को प्रिवेंट करता है। प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स, और वहीं पे इसके ही जस्ट अपोजिट जो पका हुआ फल होता है या जो पीले पत्ते होते हैं, जो ओल्ड लीव्स होते हैं, मैच्योर लीव्स होते हैं, उनको जल्दी से झाड़ देता है। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मतलब प्लांट को की एनर्जी सेव कर रहा है एक तरीके से। प्लांट की एनर्जी कैसे सेव हो रही है, फूड कैसे सेव हो रहा है कि जो ग्रोइंग चीजें हैं उनमें फूड ज्यादा जा रहा है, और जो मेच्योर हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, सेनेसेंस हो गई हैं, जिसकी एज हो गई है, मेच्योरिटी, उनको वो ड्रॉप करा रहा है, मेच्योर लीव्स को ड्रॉप कराता है। तो ये एब्सिशन, इसे बोलते हैं एब्सिशन। एब्सिशन मीन्स ड्रॉपिंग ऑफ द मेच्योर लीव्स, रिमूव शेडिंग ऑफ द मेच्योर और ओल्डर लीव्स। तो ऑक्सीजन ही इसे प्रमोट करता है। लास्ट यूज या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है। तो ऑक्सीजन इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी मींस सीडलेस फ्रूट्स बनाने में हेल्प करता है। जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जैसे अगर फ्रूट्स डेवलप हो जाएं, जो सीडलेस डेवलप होते हैं, पार्थेनोकार्पी उनको भी प्रमोट करता है, टोमेटोज में, ग्रेप्स में, बनाना में। तो इस तरीके से ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का। तो पहला ग्रोथ प्रमोटर अभी तक हमने पढ़ा ऑक्सीजन। टॉपिक हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आपके 5 हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें पहले 3 ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आपका इनहिबिटर्स में आते हैं। एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन आर इनहिबिटर्स। ठीक है, ऑक्सिन की डिस्कवरी हमने देखी कि चार्ल्स डार्विन और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इस पे टेस्ट किए हैं, डिस्कवरी की है। कर्वेचर टेस्ट, कर्वेचर टेस्ट एक्चुअली में कोलेप्टाइल का और लाइट का आपने 10th में पढ़ा है, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म में आप जब लाइट यूनिडायरेक्शनल, अगर लाइट यूनिडायरेक्शनल आ रही है तो पौधे की स्टेम क्या होती है, लाइट की तरफ झुकने लगती है। तो उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ऑक्सिन का था कि इट डिफ्यूजेस टूवर्ड डार्कर साइड, वो ज्यादा डार्कर साइड जाता है। तो डार्कर साइड जब जाता है तो पीछे की तरफ वो सेल्स को ज्यादा लंबा कर देता है, जिससे कि प्लांट में कर्व आ जाता है, प्लांट स्टेम में क्या आ जाता है, कर्व आ जाता है। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि पौधा लाइट की तरफ झुक रहा है। तो ये ही कर्वेचर टेस्ट वेंट ने भी किया था, और ये किसके थ्रू, जब उसने कोलेप्टाइल टिप्स से आइसोलेट किया केमिकल या हार्मोन, तो उसे ऑक्सिन टिप्स के अंदर मिला। तो इस तरीके से डिस्कवरी आपको पढ़नी है। फिर ये इफेक्ट्स हैं जो अभी हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि एपिकल डोमिनेंस मतलब पौधे को लंबा बनाना, स्टेम कटिंग में रूटिंग करना, फ्लावरिंग्स करना पाइनएप्पल में, फ्रूट और लीफ ड्रॉप्स को रोकना, पुराने पत्तों को झाड़ना, और बिना बीज के जो फल होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स और टोमेटो को इंड्यूस कराना ऑक्सिन की वजह से होता है। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स, सर मैंने ये ले लिया था अनस्टेबल कनेक्शन। E. Corsola और Japanese scientist identified gibberellins present in the fungal pathogen Gibberella fujicoria। तो सबसे पहले जिब्रेलिन्स जो थे वो इस फंगस पैथोजन में से इन्फेक्टेड
राइस सीडलिंग्स में मिले थे। ऐसे सीडलिंग्स बीज जो कि चावल के थे जिसमें इस फंगस का इन्फेक्शन था, उसमें ये केमिकल रिलीज हो रहा था, जिब्रेलिक एसिड। और देखा गया था कि जो इस फंगस से इन्फेक्टेड थी राइस, वो बहुत ही लंबी हो रही थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरली हाइट उनकी थी। तो उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो रही थी। तो साइंटिस्ट को सस्पिशन हुआ कि इनमें ज़रूर कुछ ऐसी केमिकल है कि जो एक्स्ट्रॉर्डिनरली स्टेम को लंबा करती हैं, या बोल्टिंग, इस फिनोमिना को कहते हैं बोल्टिंग। तो मतलब ज़्यादा इलोंगेशन कर देना स्टेम का। तो ये जिब्रेलिक एसिड की वजह से हुआ। जिब्रेलिन्स इसी तरह से डिस्कवर हुए सबसे पहले। फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? ये इसीलिए यूज होता है कि जिस प्लांट की रोजेट हैबिट है, रोजेट हैबिट मीन्स सम plants which are just producing shorter internodes or more leafy, we can say vegetative growth। ऐसे पौधे जिनका जो ग्रोथ हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ, वो सिर्फ पत्तेदार हो रहा है और पत्ते ज़्यादा हैं और उसमें इंटरनोड छोटी छोटी, तो उन प्लांट का शेप कैसा होगा? जैसे बंद गोभी होता है, बस पत्ते ही पत्ते हैं ज़्यादातर और उनकी इंटरनोड्स बहुत छोटी हैं। तो रोजेट, अगर ऐसे प्लांट्स को हमें थोड़ा सा हाइट देनी है तो हम उसमें किसको स्प्रे कर सकते हैं या किससे उसको ट्रीट कर सकते हैं? जिब्रेलिन्स से। तो उससे क्या होगा, वो प्लांट थोड़ी हाइट लेगा और वो फिर बड़ा होगा। ओवरकमिंग द नेचुरल डोमिनेंसी ऑफ बर्ड्स, ट्यूबर्स एंड सीड्स। ऐसे सीड्स जो कि नेचुरली डोरमेंट हैं, मतलब इनएक्टिव हैं, उन इनएक्टिव सीड्स को एक्टिव बनाने के लिए, उनकी डोरमेंसी को ख़त्म करने के लिए जिब्रेलिन्स का स्प्रे किया जाता है। जब जिब्रेलिन्स का स्प्रे करते हैं तो सीड्स में जर्मिनेशन हो जाती है, तो सीड जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। तो आप इसको याद रख सकते हो कि जिब्रेलिन्स आपके सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करने वाला, इलोंगेशन, स्टेम्स की इलोंगेशन करने वाला, डॉर्फ शूट को इलोंगेट शूट बनाने वाला हार्मोन है। इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये है। अब साइटोकाइनिन, जो थर्ड ग्रोथ प्रमोटर है, वो साइटोकाइनिन है, जो स्पूज और मिलर ने डिस्कवर किया था। ये स्पूज और मिलर ने प्लांट टिश्यू कल्चर के वक्त लैब में डिस्कवर हुआ था और इन्होंने साइटोकाइनेसिस में इसका रोल देखा था। साइटोकाइनिन, आप वर्ड को समझ पा रहे हो कि साइटोकाइनिन वर्ड इज डायरेक्टली रेफरिंग टू व्हाट? द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस, and particularly the cell division with respect to the formation of cell wall or the we can say distribution of the cytoplasm. We can say the formation of two daughter cells. Cytokinesis is the last stage of cell division. तो cytokinesis को promote करता है cytokinin, promoting the active substance named it kinetin from corn kernels and coconut milk। जो जिन चीज़ों से आइसोलेट हुआ था वो पहले काइनेटिन नाम से डिस्कवर, मतलब काइनेटिन नाम से कॉइन किया गया था थ्रू साइंटिस्ट। काइनेटिन बोलते थे, साइटोकाइनिन नहीं बोलते थे पहले। और कॉर्न कर्नल्स में मतलब जो मक्के होते हैं, जो मक्का होता है, मेज होता है, उसके कॉब में, कर्नल में वो मिला था। और कोकोनट मिल्क, नारियल का जो पानी है, उसमें भी ये मिलता है। हम बोलते हैं नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत अच्छा होता है और नारियल का जो पानी होता है वो साइटोकाइनिन में भी रिच होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है कोकोनट का जो रहता है। तो वो मतलब मैम साइटोकाइनेसिस तो आपने सेल डिवीजन से रिलेटेड बताया है ना? हाँ, सेल डिवीजन से रिलेटेड है। तो जो आपका कॉर्न कर्नल है और जो कोकोनट है, इसमें भी क्या हो रहा है? सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस हो रही है। देखो, अंदर जो होता है व्हाइट कलर का जो नारियल होता है और जो नारियल पानी आप लोग पीते हो, तो उसके अंदर भी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। जो लिक्विड है वो उसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और जो व्हाइट कलर का उसका कर्नल होता है वो उसका सेलुलर एंडोस्पर्म। तो उसमें
अगर उसका हमें अमाउंट उसके अंदर जो अगर हम उसके एक्सट्रैक्ट को क्या करें, उसके एक्सट्रैक्ट को अगर हम डिटेक्ट करें, ठीक है, आइसोलेट करके डिटेक्ट करें उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसमें हमें एक हार्मोन मिलता है प्लांट का, साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, ऐसे ही जब हम मक्के के बीज को बीज में से एक्सट्रैक्ट करें, अगर हम उसको उसका एक्सट्रैक्ट को क्या करें, टेस्ट करें लैब में कि what is the contents or what is the composition of the corn kernels, so we also get cytokinin from corn kernels। तो दोनों से साइंटिस्ट को, स्कूज और मिलर को ये इन दोनों चीजों से मिला। एक्चुअली में वो क्या कर रहे थे, वो प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे थे और उनको एक ऐसा सब्सटेंस डालना था जो प्रमोट कर सके सेल डिवीजन। उनकी जो ग्रोथ हो रही थी प्लांट टिश्यू कल्चर की वो स्लो हो रही थी, उन्हें चाहिए था कि स्पीड अप कराएं साइटोकाइनिन की। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्न कर्नल के एक्सट्रैक्ट को डाल के देखा या कोकोनट मिल्क को ऐड करके देखा मीडिया में। तो जब उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया, थोड़े कुछ नए एक्सट्रैक्ट्स डाले, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में उन्हें जल्दी सेल डिवीजन दिखा कि इट इंड्यूसेस द सेल डिवीजन, कि इन चीजों के एक्सट्रैक्ट की वजह से सेल डिवीजन में तेजी आती है, स्पीड अप होता है। तो तो उन्होंने देखा कि ये चीज क्या है, साइटोकाइनिन है, उसका नाम रख दिया साइटोकाइनिन बिकॉज इट इज प्रमोटिंग साइटोकाइनेसिस, क्योंकि सेल डिवीजन को ये प्रमोट कर रहा है। अब ये पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो यही हो गया कि इट इंड्यूसेस सेल डिवीजन। सेकेंड है डिले द सेनेसेंस ऑफ लीव्स एंड अदर ऑर्गन्स। दूसरा इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है साइटोकाइनिन का वो है सेनेसेंस को रोकता है, वो एजिंग को, पत्तों की जो एजिंग होती है उसको रोकता है, पत्तों को ज्यादा टाइम तक यंग रखता है साइटोकाइनिन, और बाकी ऑर्गन्स की भी सेनेसेंस मतलब एजिंग को डिले करता है, मतलब रोकता है। प्रमोट्स लेटरल बड, और ये ऐसा हार्मोन है जो कि ब्रांचिंग प्रमोट करता है, लेटरल बड्स को, साइड बड्स को प्लांट में प्रमोट करता है। देन इथाइलिन, इथाइलिन इज द सेकेंड लास्ट हार्मोन, एंड इथाइलिन क्या है, एक इनहिबिटर है। अभी तक हमने जो तीन पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, दे वर प्रमोटर्स, बट इथाइलिन एंड the abscisic acid are, these two are inhibitors. So ethylene, so in this ethylene is confirmed by the cousins and the release of the volatile substances from the ripened oranges that hasten the ripening of the stored unripened bananas। मीन्स ये सबको पता है कि एक अगर पके हुए फल को दूसरे कच्चे फलों के साथ रखते हैं तो उसमें से कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि गैसियस होता है। वोलेटाइल मीन्स गैसियस, वो उस कच्चे वाले फल को भी क्या कर देता है, पका देता है। तो इथाइलिन इसी तरह की गैस है जो कि जो गैसियस हार्मोन है, जो एक राइपन फ्रूट में से निकलती है और अनराइपन को राइपन बनाने में हेल्प करती है। तो ये इथाइलिन है, ये ऐसी इसी तरह से डिस्कवर हुआ था कि ऑरेंजेस, जो पके हुए संतरे थे, उनके खुशबू की वजह से वहां रखे हुए कच्चे केले भी पक गए, तो उस तरीके से इथाइलिन का डिस्कवरी हुई। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है इथाइलिन का वो क्या है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, इस टॉपिक में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथाइलिन आना चाहिए, यहाँ साइटोकाइनिन लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। दिस इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथाइलिन ओनली। और तो पहला पॉइंट है प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिसन, मतलब ये एजिंग को बढ़ाता है, जल्दी जल्दी मैच्योर करता है चीजों को। एब्सिसन को भी बढ़ाता है, मतलब ये शेडिंग कराता है, ओल्ड लीव्स की या फ्रूट्स की शेडिंग कराता है। इनहिबिट्स इलोंगेशन ऑफ स्टेम, ये इलोंगेशन ऑफ स्टेम को रोकता है, मतलब स्टेम अब ज्यादा लंबी नहीं होती, रूट्स भी लंबी नहीं होती। इंड्यूसेस फ्रूट राइपनिंग, ये फ्रूट राइपनिंग को क्या करता है, बढ़ाता है। हाइडिन हार्मोन फलों को क्या करता है, पका देता है। और ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को, बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, मतलब बीज को भी ये अंकुरित करेगा और कलियों को ये खिलाएगा।
कली जो बंद रहती हैं उनको क्या करता है, ओपन कराता है, ब्लूमिंग ऑफ बड्स, ठीक है। तो ब्लूमिंग विल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन। देन इनिशिएट जर्मिनेशन पीनट सीड्स, जो मूंगफली होंगी उनके भी जर्मिनेशन ये कराता है इथाइलिन हार्मोन। मीन्स इसको एक तरीके से चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके जाना है और कंप्लीट फुल पोटेंशियल अचीव कराना है। कच्चा फल है तो उसे पकाएगा, ठीक है। बट अगर मतलब कली अगर वो भी इनएक्टिव है तो उसे भी ओपन करेगा, सीड है तो उसे भी ओपन करेगा। तो ये सब क्या है, इथाइलिन के आपके रोल्स हैं। देन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड आपका इमरजेंसी हार्मोन है। जैसे कि एनिमल्स में एड्रेनलिन होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन होता है। व्हेनेवर वी आर स्ट्रेस्ड, our adrenal gland releases adrenaline that increases the heart rate and that increases the muscle activity. In the same, whenever the plant is stressed, plant भी किसी भी कंडीशन में अगर स्ट्रेस्ड होता है तो एब्सिसिक एसिड रिलीज करता है। तो फ्रेडरिक टी एडिकॉट ने और उसके कोवर्कर्स ने एब्सिसिक एसिड को डिस्कवर किया एंड ABA एब्सिसिक एसिड जो एब्सिशन से रिलेटेड था, जो कॉटन प्लांट में एब्सिशन हो रही थी उसमें उससे आइसोलेट किया गया एंड इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अब यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट साइटोकाइनिन लिखा हुआ है बट यहाँ एब्सिसिक एसिड होगा। ये आपको पीपीटी में शेयर कर दूंगी, उससे आप नोट्स बना सकते हो, ये आप लिख सकते हो। एक्ट्स एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ इनहिबिटर का है की तरह काम करता है। इंड्यूसेस सीड एंड बड डोमेंसी, ये सीड और बड डोमेंसी को बढ़ाता है, मतलब ये बीज को भी और टाइटली बंद रखेगा, बड को भी और बंद कर देगा, मतलब ये इनहिबिट करेगा। अब तक तो जो भी थे वो ओपन कर रहे थे बट दिस विल इंड्यूस द सीड एंड बड डोमेंसी, मतलब ये और सुला देगा, बीज को भी उसको उसकी एक्टिविटी भी कम कर देगा, बड की एक्टिविटी भी कम कर देगा, इनएक्टिव बना देगा। तो ये इनएक्टिव कर देता है चीज़ों को। जैसे कि ज़रूरी है, इनएक्टिविटी भी ज़रूरी है। कोई बीज है जो कि कोई ऐसी फसल है जो सर्दियों की फसल है तो वो गर्मियों में तो अंकुरित नहीं होनी चाहिए, गर्मियों की फसल है सर्दियों में नहीं होगी। और अगर इतनी ठंड है कि जो कली है उसे बंद रहना चाहिए तो वो बंद रहेगा, बंद रहेगी। तो इस तरीके से प्लांट में ड्यू टू द वेदर, ड्यू टू क्लाइमेट, ड्यू टू एनी रिक्वायरमेंट टेम्परेचर, तो प्लांट में ये चीज़ें इफेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड होती है कि एब्सिसिक एसिड सीड और बड को इनएक्टिव रखता है। इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, ये बीज को जर्मिनेट नहीं होने देता। एब्सिसिक एसिड जब तक हाई रहेगा सीड में, जब तक सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता। तो ये एब्सिसिक एसिड का एक इफेक्ट है। तो इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को भी बंद कर देता है। जैसे कि पौधे में वाटर स्ट्रेस है, हमने बहुत दिनों से किसी प्लांट में या फिर फ्लावर पॉट में अगर हम बहुत दिनों से पानी नहीं दें या पानी देना भूल जाएं तो उस पौधे को वाटर स्ट्रेस होगा। वाटर स्ट्रेस की वजह से जो एब्सिसिक एसिड होगा उसको इसको कोप करना पड़ेगा। एक ऐसी अननेचुरल कंडीशन आ गई कि उसको पानी नहीं मिल रहा, बारिश भी नहीं हुई है, बहुत तेज धूप है, तो बहुत सारी चीज़ों ने वाटर स्ट्रेस कर दिया। तो अब प्लांट क्या करेगा, जो लीफ हैं, लीव्स, उस प्लांट के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो एब्सिसिक एसिड जनरेट करेगा, लीव्स के स्टेम के स्टोमेटा क्या कर देंगे, क्लोजर हो जाएगा, तो क्लोज करा देता है स्टोमेटा को एब्सिसिक एसिड। So this is the role how the एब्सिसिक एसिड डील्स विद द स्ट्रेस ऑफ प्लांट, तो वाटर स्ट्रेस को भी डील करता है। देन दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें दोनों तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपको पढ़ने हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड ग्रोथ प्रमोटर्स। फिर फोटो पीरियोडिज्म का फिनोमिना दिया है कि प्लांट, अलग अलग तरीके के प्लांट अलग अलग डे लेंथ को रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ ज़्यादा लंबे
डे में ही ग्रो हो सकते हैं, कुछ छोटे डे में ग्रो होते हैं। तो इस तरीके के दो कैटेगरी के प्लांट हो जाते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स। एंड सम प्लांट्स आर डे न्यूट्रल प्लांट्स, मीन्स उनको असर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि कौन से ज्यादा क्या लेंथ उनको मिल रही है प्लांट की। तो ये क्लास यहीं तक है, इसमें आपका टॉपिक यहीं तक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। अभी तक के टॉपिक पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई है पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, अभी टाइम है। हमने 5 हार्मोन डिस्कस किए हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. So if you have any doubt in all these 5, you can ask me now. This session is recorded also. I will be sharing the link with you so that you can see it later on. So this is the note also. Notes के भी document है, तो जो आपने पीपीटी में देखा वैसा ही सेम ही नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है। ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये सब दिया है। फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन एक इस तरह का फिनोमेना है जिसमें कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद ही किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो सकती है। तो फ्लावरिंग विच इज प्रमोटेड आफ्टर द low temperature treatment, this is overcoming the vegetative state plant की ओवर हो जाती है थोड़े समय के लिए, अगर हम उसे ठंड में रख दें और वो फूल मतलब उसमें फूल आ जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहते हैं। ये व्हीट, राइस, मिलेट्स इसमें किया जाता है। वेजिटेटिव पीरियड को शॉर्ट करने का तरीका है। So this notes also will be shared with you. From the help of both PPT and the notes, you complete the chapter, this topic, particular topic, because in this whole chapter only this topic is there in your syllabus. So you will write about the plant growth regulators. The last one condition is that vernalization phenomena which I told you. Vernalization conditions for growth, necessary conditions for growth include water, oxygen, essential elements. सब चीज चाहिए प्लांट को। जैसे हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ अगर हम सिर्फ खाना ही खाते रहें, पानी नहीं पिए, तो हम लोग थोड़ी ज़्यादा दिन के लिए अपनी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं। वी हैव टू ड्रिंक ऑल्सो वाटर भी चाहिए, हम सांस भी बंद नहीं कर सकते, ऑक्सीजन भी हमें चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए। वैसे ही पौधे भी होते हैं, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें भी वाटर, ऑक्सीजन, एसेंशियल एलिमेंट सभी चीज़ चाहिए होती है। तो और हर चीज़ का अलग रोल होता है प्लांट के ग्रोथ में। तो water required for the cell enlargement, maintaining turgidity. Water is also medium for enzymatic reaction. पानी तो लाइफ है ही, वाटर इज लाइफ, बिकॉज वाटर में ही सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सारी एंजाइम्स काम करती है। प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स वाटर एंड माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उन सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, दोनों को पानी चाहिए, और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों चाहिए। ऑप्टिमल टेम्परेचर मतलब प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो ग्रो हो सके, ना ज़्यादा कम टेम्परेचर, ना ज़्यादा
हाई टेम्परेचर प्लांट को की ग्रोथ को हैम्पर करेगा, प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा, ज़्यादा तेज गर्मी होने से भी और ज़्यादा सर्दी होने से भी प्लांट की ग्रोथ में रुकावट आती है. Then cell produced by apical meristem becomes specialized to perform specific functions. मेरिस्टम से जो भी सेल का वॉल्यूम बनता है वो फिर धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू बनने लगते हैं. सबसे पहले तो वो मेरिस्टमैटिक ही होते हैं, पर जब उनका अमाउंट बढ़ने लगता है तो कुछ वस्कुलर टिश्यूज बन जाते हैं, कुछ एपिडर्मल टिश्यूज बन जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिफ्रेंसिएशन, इसको कहते हैं डिफ्रेंसिएशन होना. ठीक है, द लिविंग डिफ्रेंसिएशन differentiated cells that have lost ability of cell division again regain the capacity. कभी कभी जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब जो वस्कुलर टिश्यूज बन भी गए हैं, फिर भी वो अपनी उस कैपेसिटी को, डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन कर लेते हैं और इस प्रोसेस को डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं. मतलब अपनी